नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विद ही जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डील विद द सेक्शन नंबर 372 ऑफ द CRPC which has now become section number 413 of the BNSS. Is there any change? Not at all. You need to study, understand, learn this section as I have taught in this lecture. कुछ नहीं करना है, आपने केवल सेक्शन का एडजस्टमेंट करना है और उसको उसी तरीके से अच्छे तरीके से समझ के अपने लिए एग्जाम के लिए रेडी करना है, तो कर लेंगे आप। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो टॉपिक फॉर टुडे इज द अपील्स एंड प्लीज राइट डाउन appeals in CRPC. This topic is very very important for your prelims and this topic is also very very important for your mains. Thirdly, very very important for the advocates for practical point of view. Okay, so because of the immense importance of this topic, you need to be very very clear in concepts and as well as on all the points from where you can see the questions. तो आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग कि कहाँ से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिलेंगे, कहाँ से मेन से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद में फिर आपका काम शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम यू फॉर यू इन द प्रीलिम्स, दैट इज ऑफ चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर 29। तो समटाइम्स दे आस्क यू वेरी सिली क्वेश्चंस कि कौन से चैप्टर में किस सब्जेक्ट को डील किया हुआ है। तो बिकॉज दिस इज चैप्टर 29 एंड डीलिंग विद द अपील्स। ये चैप्टर अपने आप 372 से स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड विद द 394। ये लगभग 22 सेक्शंस हो गए, 22 सेक्शंस हो गए। और यहाँ से आपको आई बिलीव कि किसी भी प्रीलिम्स के एग्जाम में, क्योंकि किसी भी प्रीलिम्स में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिल सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल है, इतना आसान भी नहीं है ये, क्योंकि बहुत घुमाव बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, सीधा सीधा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि CRPC में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस कौन से बनाए गए हैं, तो शायद वो अपील वाले ही मिलेंगे आपको वो रिलेटिवली। मतलब इफ़ यू कंपेयर द सेक्शंस विद इन CRPC, सम सेक्शंस आर वेरी इजी, बट दिस पॉकेट 372 टू 394 इन 22 सेक्शंस में आपको यू विल सी द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ मैचिंग वगैरह इस तरह की। तो आपको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा इसको और याद करना पड़ेगा ज़बरदस्त तरीके से। सी क्यों एम्फेसिस दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपके कंफ्यूज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर में है। अगर CRPC में अगर कंफ्यूज होने के चांसेस देखे जाएंगे, जैसे शुरू के फर्स्ट 50 में है, फर्स्ट 60 सेक्शन CRPC में, वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, वो डायरेक्ट प्रोविजंस हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इंटरमिक्सिंग है सब कुछ। आपको 22 सेक्शंस को लगभग एक साथ दिमाग में रखना ही पड़ेगा, इंटरलिंक्ड भी हैं ये सेक्शंस आपस में। ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट सेक्शन 372। प्लीज सी द हेडिंग, नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। I am not going to explain the meaning of appeal. You know it, the meaning of appeal what is. उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। And from the very first heading you will see the question prelims. In which section this is provided? No appeal to lie unless otherwise provided. And see the language. Very very important for your prelims. This section itself, 372. 372 is important for your prelims and also important for your mains because the meaning and concept of appeal and need of appeal, यहाँ से क्वेश्चन आपका मेन से बनता है। You see, no appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court except as provided by this code or by any other law for the time being in force. दो बातें हो गई, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए, appeal must, the provision of appeal must be provided by the CRPC or by any other law, otherwise there will be no appeal. अब इसको आम भाषा में समझ लीजिए। अगर if you are aggrieved of any judgment or order, अगर आप किसी भी आदेश या जजमेंट से पीड़ित हैं और आप चाहते हैं कि उसकी अपील हो, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज एन अपील फॉर एवरी ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि देयर इज एन अपील ऑफ एवरी जजमेंट। अपील विल बी preferred only if it is provided by any statute or by any law. इसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ द स्टैच्यूट। लिख लीजिए शब्द,
अपील इज द क्रिएशन ऑफ स्टैच्यूट। क्या? अपील इज द क्रिएशन ऑफ द स्टैच्यूट और देयर इज नो इनहेरेंट राइट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देयर इज एन इनहेरेंट राइट टू अपील इन क्रिमिनल केसेस, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। देयर इज नो इनहेरेंट राइट टू अपील, कि अंतर्निहित आपको आपके पास कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है अपील करने का। मीनिंग बाय कि ऐसा नहीं है कि अगर यू आर एग्रीव्ड तो यू विल डेफिनेटली गेट द राइट ऑफ अपील। अंतर समझ रहे? अपील तभी फाइल कर पाओगे, अपील तभी कर पाओगे जब वह अपील उसके लिए प्रोविजन दिया गया होगा, चाहे वो सीआरपीसी में दिया गया हो या वो किसी अन्य लॉ में दिया गया हो। इफ देर इज नो प्रोविजन फॉर द अपील you cannot file the appeal. समझे? And again see the line of this. No appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court. किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर से कोई अपील नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, कि जब तक कि इस कोड के द्वारा नहीं बताया गया हो, प्रोवाइड किया हुआ हो। इट मीन्स व्हाट? अपील कैन बी फाइल्ड ओनली एज पर द प्रोविजंस गिवन इन द सीआरपीसी। अगर हम पॉजिटिव देखें इसको भी है, प्रोविजंस कैसे हो सकते हैं? टू विच कोर्ट, इन व्हाट मैटर्स अपील कैन बी फाइल्ड, कौन कौन से केसेस में अपील फाइल हो सकती है। टू विच फोरम यू कैन फाइल द अपील, कौन से फोरम में, कौन सी कोर्ट में जाएंगे, अपीलेट कोर्ट कौन सी होगी। देन पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट को, अपीलेट कोर्ट में जब मैटर चला जाएगा तो वो क्या क्या कर सकते हैं अपीलेट कोर्ट, पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट। एंड और इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके से अपील जाएगी, व्हाट आर द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स टू फाइल एन अपील। वो सारी बातें आपको सीआरपीसी में ही दी गई होंगी एंड यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर सेम, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी अपील। तो ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स के पॉइंट से क्या क्वेश्चन आएगा। इट इज नॉट ओनली सीआरपीसी, प्रोविजन ऑफ अपील मे बी प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ एज वेल। तो जो फ्रेज है वो दोनों हैं कि either it should be provided by the CRPC or it may be provided by any other law as well. If any of the CRPC or any other law provides for the appeal, then you can prefer an appeal. Okay? ये टेक्निकल शब्द जब लिखेंगे मेंस में तो अपील के साथ हमेशा क्या लिखते हैं? प्रेफर अपील। फाइल नहीं बोलते हैं, फाइल हम लोग आम शब्दों में बोलते हैं। यू कैन प्रेफर अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर, यू कैन प्रेफर अपील अगेंस्ट दिस जजमेंट, लाइक दिस। तो प्रेफर वर्ड इज यूज्ड। प्रॉपर वर्ड क्या है? प्रेफर, प्रेफरिंग अपील। समझ गए आप लोग? तो दिस इज 372 कर लेंगे याद। नाउ इसके जो प्रोविजन है उसे पढ़ गया, प्रोवाइडेड। लेट प्लीज सी द प्रोविजियो क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट विक्टिम शैल हैव ए राइट टू प्रेफर एन अपील। देख रहे हो आप, राइट टू प्रेफर एन अपील against any order passed by the court acquitting the accused or convicting for a lesser offense or for imposing inadequate compensation. So there are three different phrases and please highlight these three different phrases as it is. First, acquitting the accused, एक बात, convicting for a lesser offense, and third is what? Imposing inadequate compensation. There are three different phrases used in this proviso and you will see the questions on any of those provisions. अभी समझाता हूं कैसे। इसको हाईलाइट कर लिया आप लोगों ने। Acquitting the accused, convicting for a lesser offense and imposing inadequate compensation. अब देखते क्या है। इसको समझने के लिए आप ये क्वेश्चन देखिए पहले। The victim shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused, convicting for a lesser offense, imposing inadequate compensation. You please see this question. ऐसा ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ चुका है और इसी से आपको फिर ये पहले पढ़ लेंगे, then you will understand the importance of this provision. The victim shall have a right to prefer an appeal against an order passed by the court. कि विक्टिम को राइट अपील करने का राइट होगा। कब कब किन किन पॉइंट्स पर वो अपील कर सकता है। विक्टिम कब कब अपील कर सकता है, किन किन पॉइंट्स पे कर सकता है। नंबर 1, एक्विटिंग द अक्यूज, व्हेन द अक्यूज्ड इज एक्विटेड। ये तो बहुत कॉमन सेंस की करेगा ही करेगा। सेकंड, कन्विक्टिंग फॉर ए लेसर ऑफेंस। सेकंड पॉइंट क्या है? कन्विक्टिंग फॉर ए लेसर ऑफेंस। फॉर एग्जांपल, इफ द
चार्जेस वर फॉर द ऑफेंस ऑफ 302, 302 का चार्ज था, यानी कमिटिंग मर्डर, एंड ही इज पनिश्ड फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड 304 के लिए. इट मीन्स ही इज बीइंग हेल्ड गिल्टी फॉर ए लेसर ऑफेंस हो गया. सही है. या जैसे चार्ज क्या था, रॉबरी का था, बट नाउ ही इज कन्विक्टेड ओनली फॉर द थेफ्ट, तो इट इज अगेन द कन्विक्टिंग फॉर ए लेसर ऑफेंस. इफ इट हैपेंस अगेन द विक्टिम हैज अ राइट टू फाइल एन अपील. सही है. थर्ड क्या है, इम्पोजिंग इनएडुकेट कंपनसेशन. अगर किसी उसमें लगता है कि कंपनसेशन शुड हैव बीन हायर, विक्टिम की ऐसी फीलिंग है, but this is inadequate compensation, then in that case also victim can file an appeal. So answer is either A or B or C. So you will have to learn all the 3 points कि when victim can file an appeal, victim can file an appeal, prefer an appeal in either of these cases. This question has been asked in your prelims exam, and now you see this is the language. This is the language of proviso. Provided that victim shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused, convicting for a lesser offense, or imposing inadequate compensation. I hope कि now you must have gathered this what I want to convey to you. समझ गए आप लोग? If it is so, raise hand. कोई रह गया? ठीक है, good. देख लेते हैं. And such appeal shall lie to the court to which an appeal ordinarily lies against the order of conviction of such appeal. अब ये तो हो गया राइट विक्टिम का. ये अपील जाएगी किस पर? अपील कौन सी कोर्ट में करेगा विक्टिम जाकर के? तो उसी कोर्ट में करेगा कि उस कोर्ट में कन्विक्शन से जहां पर अपील जाती है, अगेंस्ट लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑफ सच कोर्ट. मीनिंग भाई कि अगर उसमें जो कन्विक्शन हुआ ना, यहां पर ये कन्विक्शन एक्विटिंग द अक्यूज्ड, पहले मान लीजिए विक्टिम वांट्स टू गो इन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, तो कौन सी कोर्ट में जाएगा विक्टिम? कौन सी कोर्ट में अपील करनी चाहिए? तो कौन सी कोर्ट होगी कि अगर कन्विक्शन हुआ होता तो एक्यूज जाता, एक्यूज जिस कोर्ट में अपील फाइल करेगा आप भी उसी कोर्ट में आके अपील फाइल करोगे. समझ में आता ही नहीं आपको? क्यों? देखो, एंड सच अपील शैल लाई टू व्हाट? टू द कोर्ट. कौन सी कोर्ट? टू विच एन अपील ऑर्डर लाइज. किससे? लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑफ सच कोर्ट. उस कोर्ट, अगर वह कोर्ट कन्विक्शन करती तो तब जिस कोर्ट में अपील जाती उसी कोर्ट में विक्टिम भी अपनी अपील प्रेफर कर सकता है अगेंस्ट एनी ऑफ दीज 3 ऑर्डर्स. समझ में आ गई बात आपको? अब बढ़ सकते हैं आगे. ठीक है जी. आई होप कि आपने लेक्चर अटेंड किया होगा, अच्छे तरीके से किया होगा, जैसे गाइड किया गया वैसे ही आप तैयार करेंगे. मुझे आपसे एक बात कहनी है, केवल देखिए, अब अगर अधिकतर मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं 3 इयर्स के रूल की वजह से. 3 साल का जब से नियम आया है, 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो स्टूडेंट्स के बीच में डिमोटिवेशन आ रहा है. मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछिए क्वेश्चन, अगर सरकारी कह दे कि ठीक है साहब अगले महीने एग्जाम दे सकते हो, आर यू रेडी फॉर दैट? आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? तो वो 3 साल को 3 साल मत समझिए. आप पहले ये देखिए आपको खुद को कितना टाइम चाहिए. हो सकता है आप अपने अभी शुरुआत ही ना की हो, आपको 2-2.5 साल तो आप ही को चाहिए पढ़ाई करने के लिए. तो 3 इयर्स के रूल के चक्कर में आप डिमोटिवेटेड ना हो और खुद को रोके नहीं. अपना लर्निंग का, प्रैक्टिस का जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते रहें. इवेंचुअली आप जज बन जाएंगे. और जैसे मैंने कहा है वैसे रिवाइज और वैसे प्रैक्टिस जरूर करते रहना आप लोग. और हमारी वेबसाइट vidhijuicer.com और ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें. थैंक यू वेरी मच.